हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, 1757 ईस्वी की पालसी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। ठीक है, तो 1757 ईस्वी के पालसी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया था, जिसके बाद उन्होंने बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से शिकंजा कसा। ठीक है, इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए उन्होंने मतलब कि जो शिकंजा कसा मतलब कि उन्होंने जो शासन किया उसको अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट मीन्स होता है अधिनियम, ठीक है, पारित किए मतलब लागू किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न है। जैसे कि हमारा पहला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट। हमारा दूसरा भी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। फिर हमारी इसकी विशेषता क्या है? पहले इसकी विशेषता, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स थे। वो दूसरा है, इसकी दूसरी विशेषता, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता को उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। थर्ड है इसमें, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश थे चेबस, लेमिस्टर और हाई। ठीक है, फोर्थ विशेषता है इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। फिफ्थ इसकी विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजवंश, नागरिकों और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ओके, फिर हमारा एक्ट ऑफ स्टेट सेटलमेंट 1781 ईस्वी एडी, ईस्वी मीन्स होता है एडी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का पर अधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। फर्स्ट था हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, सेकंड था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि
को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। जो तूने 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है पहली है इसमें कंपनी के अधिकतर पद को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी है कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। थर्ड पॉइंट इसमें कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ओके। फोर्थ पॉइंट है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरी को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। फिर एक और अधिनियम इसमें 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम मुख्य विशेषता है पहली है इसमें इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। सेकंड है अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। थर्ड पॉइंट है बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फोर्थ है इसमें मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। फिफ्थ है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। सिक्स्थ है भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका अनुमूलन कर दिया गया। सातवां अधिनियम है इसके अंदर अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्तियों को धर्म, जन्मस्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। 8 है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 9 है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। फिर हमारा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है फर्स्ट है इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के अधिकार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। सेकंड है इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एक प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। सेकंड है भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। थर्ड है 15 सदस्यों की भारत परिषद की सर्जन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। फोर्थ पॉइंट है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया गया। 6th में इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। 7th है 7 पॉइंट के अंदर 7वीं विशेषता इसके अंदर भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की
नियुक्ति की गई है, अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। फिर हमारा 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है, फर्स्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ये थर्ड है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट है इसमें, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग कर दिया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इसमें कहता है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उससे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, फर्स्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। सेकंड, इसके द्वारा राजस्व एक व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी के पर्सन पूछे जाने की शक्ति दी गई। फिर हमारा 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। पहला है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। सेकंड है, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई।
फिफ्थ है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यप्रणाली परिषद में के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक है, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। सिक्स्थ है इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधियों का प्रदान किया गया। इसमें हमें नोट दिया गया, इसमें लिखा है कि 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है केंद्र में द्विसनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि एक बजट स्वीकृत प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। सेकंड है कि प्रांतों में द्विविध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्विविध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों में 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक, जातीय, क्रिमिनल, ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार, सिंचाई, जलमार्ग, खाना, कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तोल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा आग्रह दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्विविध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। ओके। फोर्थ है भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। फिफ्थ है इसमें इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषदों में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 7th है इसमें सांप्रदायिक यहाँ से आप देख सकते हैं। 7th है इसमें सांप्रदायिक अधिकार पर सिखों,
भारतीय, ईसाइयों, अंगाल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इनमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 9 इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष तथा जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10वां पॉइंट के अंदर इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। ए, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वोट करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी पॉइंट इसके अंदर हमारा उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी भी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को समान हो जाते थे। डी पॉइंट है, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका स्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज। ओके, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।